आज हम बात कर रहे हैं लिवरेज पार्ट 3 में फिनेंशियल लिवरेज की यानी कि वित्तीय उत्तोलक की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटिंग लिवरेज की बात की थी और ये हमारा सेकंड लिवरेज है यानी कि फिनेंशियल लिवरेज। देखिए, फिनेंस लिवरेज जब भी कंपनी के या फर्म में तभी प्रेजेंट रहेगा जब उसके फर्म में क्या होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल होनी जरूरी है। आपने ऑपरेटिंग लिवरेज में यानी कि जो परिचालन उत्तोलक था उसमें आपने देखा कि स्थायी खर्चों की बात की थी कि वहाँ पे खर्चे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसलिए वहाँ पे हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम पैसे की यानी कि वित्त की बात कर रहे हैं और वित्त में भी आप कंपनी का कैसे कह सकते हैं कि वो कंपनी फिनेंशियल लिवरेज है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, कंपनी में फिक्स कॉस्ट कैपिटल स्थायी लागत पूंजी होना जरूरी होगा। अगर जिस कंपनी में स्थायी लागत पूंजी नहीं है तो वो कंपनी फिनेंशियल लिवरेज नहीं होगी। तो किसी भी कंपनी का फिनेंशियल लिवरेज तभी प्रेजेंट रहता है जब उसमें क्या होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट कैपिटल। बात करते हैं कैपिटल, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की कि एक फर्म का पूंजी ढांचा जो होता है उसमें कैसी कैसी सिक्योरिटीज़ होती हैं। आप सभी जानते हैं कि मोस्टली दो तरह की कैपिटल उसमें इंक्लूड रहती है। फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल जिसे स्थायी लागत पूंजी कहते हैं और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल जिसे परिवर्तनशील लागत पूंजी कहते हैं। स्थायी लागत पूंजी का मतलब होता है जिसपे हमें स्थायी रूप से कुछ ना कुछ उसके बदले में देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर, तो डिबेंचर पे आप सभी जानते हैं कि हमें उन पर एक निश्चित दर से इंटरेस्ट देना होता है, यानी कि इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती हैं और हमें उसे इंटरेस्ट देना होगा। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर यानी कि हम उसे कह सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश को हमें प्रॉफिट होने पर कह सकते हैं निश्चित रूप से हमें क्या देना पड़ता है, लाभांश यानी कि डिविडेंड देना होता है। तो प्रेफरेंस शेयर पे हम क्या देते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, राइट। लेकिन डिबेंचर की बात करें या इसके साथ हम अगर लॉन्ग टर्म अगर लोन की बात करें तो भी इसके बदले में हमें क्या देना होगा, आपको इंटरेस्ट देना होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो ये 3 टाइप्स की हमने बताई वो किस में आती है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल में, जिस पे हमें स्थायी रूप से ब्याज या कह सकते हैं लाभांश का भुगतान करना होता है, यानी कि इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना होता है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल जिसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत पूंजी, उसमें आप सभी जानते हैं कि जिनकी आप कह सकते हैं जिनको हमें देना जो है वो अनिश्चित होता है, जैसे समता अंश पूंजी हो गया या प्रतिधारित अर्जन हो गया, यानी कि इक्विटी हो सकता है और साथ में रिटर्न अर्निंग हो सकता है। क्लियर है आपको? तो उनमें आप कह सकते हैं प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है जिसपे हमें निश्चित रूप पे कुछ भी नहीं देना होता है। चलिए बात करते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि फिनेंशियल लिवरेज क्या होता है। फिनेंशियल लिवरेज में उसी फर्म का अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में स्थायी पूंजी है तो वो फर्म फिनेंशियल लिवरेज होगी। अगर किसी की फर्म में स्थायी पूंजी नहीं है तो वो फिनेंशियल लिवरेज नहीं होगी। क्लियर है? चलिए इसको और समझने के लिए हम यहाँ पे 2 डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। एक इजरा सोलोमन की। इजरा सोलोमन ने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि फिनेंशियल लिवरेज रेफर टू द मिक्स्ड ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस द फर्म। सिंपल है कि जब भी हम फिनेंशियल लिवरेज की बात करें कि वित्तीय उत्तोलक संस्था की गतिविधियां यानी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसमें प्रयुक्त ऋण और इक्विटी के कोषों को मिश्रण को बताया गया है। यानी कि आप किस किस की बात कर रहे हो, डेब्ट की बात कर रहे हो और इक्विटी की बात कर रहे हो। उन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हम कह सकते हैं उसमें वित्तीय उत्तोलक बताया है। क्योंकि डेब्ट आ गया है, डेब्ट का मतलब क्या हो गया है, स्थायी लागत पूंजी यानी फिक्स कॉस्ट कैपिटल, इसीलिए वो क्या होगी, वो फर्म फिनेंशियल लिवरेज होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम 2 फंड की या 2 मिक्सर की बात कर रहे हैं, डेब्ट और इक्विटी को मिलाने की। क्लियर है? बात करते हैं हम दूसरी डेफिनेशन की, जेम्स वॉन हॉर्न की डेफिनेशन, जिन्होंने क्या कहा है, फिनेंशियल लिवरेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ द फंड ऑब्टेन at a fixed cost in the hope of increasing the
रिटर्न टू कॉमन स्टॉक होल्डर। सिंपल है कि फिनेंशियल लिवरेज यानी वित्तीय उत्तोलकीय अपनी जो फंड होता है, अपने जो कोष होता है, उसमें स्थायी लागत पूंजी को इस होप से या कह सकते हैं इस आशा से इंक्लूड करता है ताकि जो समता अंश पूंजीधारी होते हैं उनको प्रत्याय दी जा सके या उनको जो रिटर्न है इंक्रीज करके दिया जा सके। तो किसके बारे में बात हो रही है कि अगर कोई कंपनी है वो अपने फंड में या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल को रखती हैं, वो इसलिए रखती हैं ताकि समता अंश पूंजीधारी जो होते हैं यानी कि जो समता अंश पूंजी के जो शेयर होल्डर होंगे उनको रिटर्न यानी कि उनको प्रत्याय बढ़ाकर दिया जा सके, तो इसलिए दिया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट जैसा हो गया है, ये डेफिनेशन थी जेम्स सी वॉन की, जिन्होंने एक ऑब्जेक्ट बता दिया है इस डेफिनेशन में। क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं कि जो फिनेंशियल लिवरेज है उसमें मोस्टली और क्या इंक्लूड हो सकता है। देखते हैं इसकी और इम्पॉर्टेंट लाइन की, द फर्म शुड यूज मोर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इफ द रेट ऑफ अर्निंग इन द फर्म इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि कोई भी फर्म अपने फंड में या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल को बढ़ा सकती है जब उसकी जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, वो फर्म में ज़्यादा हो। तो ध्यान रखिएगा, फर्म में अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो अपनी कंपनी क्या कर सकती है या कोई भी फर्म अपने जो फंड होता है उसमें फिक्स कॉस्ट कैपिटल को बढ़ा सकती है। जब वो रेट क्या होनी चाहिए, रेट इज़ अ हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, यानी कि जो डेब्ट की डिबेंचर की जो रेट होगी उससे ज़्यादा अगर आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा है तो वो क्या कर सकती हैं, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल जो होती हैं उसको बढ़ा सकती हैं। लेकिन क्या होना जरूरी है, प्रॉफिट होगा तो वह अपनी कैपिटल फिक्स कॉस्ट को बढ़ा सकती हैं। क्लियर है आपको? तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी फर्म अगर जिसकी अर्निंग कम है, प्रॉफिट कम है, तो उसको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्लियर है कि अगर कंपनी की जो अर्निंग है वो अगर बिल्कुल नहीं है, तो अगर पर्याप्त ही नहीं है अर्निंग, तो इस स्थिति में उसे वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि उसकी अर्निंग है वो फिक्स कॉस्ट की जो कॉस्ट होती हैं उसको बियर नहीं कर सकती, उसको सहन नहीं कर सकती, तो वहाँ पे उसे परिवर्तनशील लागत पूंजी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए दो कंडीशन हो सकती है, फेवरेबल या और अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होगा, जब आपका EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है फिक्स कॉस्ट कैपिटल से। तो फिक्स कॉस्ट कैपिटल से अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, ये प्रॉफिट आपका ज़्यादा है, तो वो फेवरेबल कंडीशन होगी। किससे ज़्यादा है, आपकी स्थायी लागत पूंजी से। स्थायी लागत पूंजी है उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपका लाभ ज़्यादा है तो वो अनुकूल की स्थिति होगी। उसी तरह से प्रतिकूल की स्थिति होती है जिसमें अगर आपका EBIT कम है, ठीक है, किससे कम है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल से, तो वहाँ पे वो अनफेवरेबल की कंडीशन होगी। यानी कि अगर आपका EBIT 80 है और आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 100 है फिक्स कॉस्ट कैपिटल, तो इसका मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट कम है, तो ये कौन सी होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। और यहाँ पे जब आपका EBIT 100 है और आपका फिक्स कॉस्ट कितना है 80, तो ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। इसी के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो फिनेंशियल आप कह सकते हैं जो फिनेंशियल लिवरेज है, फिनेंशियल लिवरेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक फिनेंशियल लिवरेज का अगर हम बात करें, हायर और लोअर दोनों हो सकता है। हायर कब होगा, जब आप अपने फिक्स कॉस्ट कैपिटल को बढ़ाओगे तो वो हायर को बताएगा, यानी कि उच्च वित्तीय उत्तोलक होगा। अगर आपने फिक्स कॉस्ट कैपिटल को कम कर दोगे तो वो निम्न वित्तीय उत्तोलक होगा। ठीक है, तो यानी कि हायर में क्या होगा, द फिक्स कॉस्ट कैपिटल इज हायर देन आपका जो फिनेंशियल लिवरेज है वो भी हायर होगा। सिंपल है, हायर उच्च कब होगा वित्तीय उत्तोलक, जब आपकी फिक्स कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा होगी। और लोअर कब होगा, जब आपका फिक्स कॉस्ट कैपिटल कम होगा, तो ये लोअर फिनेंशियल लिवरेज को बताएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके साथ बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले की। सबसे पहला इसका फॉर्मूला है डिग्री फिनेंशियल लिवरेज की। देखिए इसमें वही उसी टाइप के जो फॉर्मूले होंगे जो ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज में भी हमने 2 टाइप से
फॉर्मूले बताए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी दो तरह के फॉर्मूले हैं। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT। EBIT का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन किससे करना है, EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स से। इसे हम ऑपरेटिंग EBIT को हम EBIT की जगह क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकते हैं, और EBT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PBT लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंपल है, बात एक ही है, अर्निंग लिखो, अर्निंग लिखना है या फिर प्रॉफिट लिखना है, वो एक ही बात होती है। क्लियर है। यानी कि ये जो फिनेंशियल लिवरेज होता है, अगर सिंपल सी बात में बात करें तो ये कहता है कि अगर EBIT में अगर 1% चेंज होता है तो EBT में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ये जो सॉल्यूशन होता है वो देता है फिनेंशियल लिवरेज। यानी कि EBIT में अगर 1% चेंज होगा तो EBT में कितना होगा, या फिर हम आगे और बात करेंगे EPS की, अर्निंग पर शेयर कितना होगा। तो आपने यहाँ पे कंसेप्ट में आपको एक और बता दूँ कि ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने सेल्स और EBIT का रिलेशन पढ़ा था, यानी कि सेल्स में और EBIT में रिलेशंस पढ़े थे, और फिनेंशियल लिवरेज जो है वो EBIT और हम कह सकते हैं EBIT के साथ EBT और EPS के रिलेशन को बताएगा। यानी कि सिंपल अगर हम बात करें कि EBIT और EPS को रिलेशन को जो बताता है, EBIT एंड EPS के रिलेशन को जो बताता है वो होता है फिनेंशियल लिवरेज। क्लियर है आपको। आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। उसी तरह का फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटिंग लिवरेज में पढ़ा था, वहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स किया था, लेकिन यहाँ पे हम EBIT को क्या कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT, और ऊपर क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS। EPS का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्निंग पर शेयर। क्लियर है आपको, अर्निंग पर शेयर। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो बता रहा है, एक है EBIT अपॉन EBT, और ये वही सिचुएशन होगी जो हमने पढ़ा था आपका प्रीवियस वीडियो में जो ऑपरेटिंग लिवरेज में, ठीक है। और ये है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसमें परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT की बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़ है तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो सेल्स का और EBIT के रिलेशन को बता रहा था। क्लियर है। और जबकि फिनेंशियल जो लिवरेज है वो किसके रिलेशन को बता रहा है, एक तो EBIT और EPS के रिलेशंस को बता रहा है। क्लियर है आपको। इस फॉर्मूले को लर्न करना भी बहुत इजी है। वहाँ पे EBIT हमने ऊपर लिखा था, ठीक है, और यहाँ फिनेंशियल लिवरेज में EBIT क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्लियर है। तो एक बार ऊपर लिखना है आपको ऑपरेटिंग लिवरेज में, और दूसरा किस कब लिखना है, नीचे कब लिखना है, फिनेंशियल लिवरेज में। और आपको पता है ये दो रिलेशन को बता रहा है, एक सेल्स को बता रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज, और जबकि फिनेंशियल लिवरेज किसको बता रहा है, EPS को बता रहा है। चलिए इसको जो हमें सॉल्यूशन है वो एक एग्जाम्पल से करते हैं। समझते हैं इसके साथ फिनेंशियल लिवरेज का, कि इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख दे रखा है, 10% जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी 10 लाख यानी 10 लाख दे रखा है, 8% डिबेंचर है 12,50,000 12,50,000, EBIT दे रखा है आपको 5 लाख, और टैक्स रेट दे रखा है 50%। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज था वो सेल से स्टार्ट होता है और EBIT पे फिनिश होगा। क्लियर है आपको। ऑपरेटिंग जो लिवरेज था परिचालन उत्तोलक वो सेल से स्टार्ट होगा और EBIT पे फिनिश होगा, जो हमने पढ़ा था। लेकिन जो फिनेंशियल लिवरेज होता है वो EBIT से स्टार्ट होगा और आपका EPS या EBIT जो क्वेश्चन जिस हिसाब से दे रखा होगा वहाँ पे ख़त्म होगा। यानी जहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज का काम ख़त्म होगा वहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी उसके बेस पे हम बनाते हैं कैलकुलेट ऑफ द DFL यानी कि डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। इसका जो स्टार्टिंग है कहाँ से होगा, EBIT से। अभी हमने बात की थी EBIT कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 लाख। लेस करेंगे, आपको पता है लेस हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कितना है, डिबेंचर कितना है आपका 12,50,000, उस पर 8% से आप लगाएंगे तो कितना आएगा 1 लाख। क्लियर है। यानी कि 12,50,000 पे जब 8% लगाने पर हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1 लाख, तो हम इसको 1 लाख
लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 लाख। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है DFL यानी कि डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर लिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड वो आफ्टर ग्रॉस अप करके लिया जाएगा, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर है उसे हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा है 10 लाख है, ठीक है, और इसका जो रेट है वो कितना है 10% है। लेकिन हमें EBT निकालना है। EBT का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लियर है आपको, EBT का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। आप सभी जानते हैं कि जब इंटरेस्ट लेस किया जाता है EBIT में से, जब इंटरेस्ट लेस करते हैं तो यही अमाउंट क्या कहलाती है, EBT कहलाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है और हमें डिग्री निकालनी है, डिग्री ऑफ कह सकते हैं फिनेंशियल लिवरेज की, तो हम इसे क्या करेंगे, जो 1 लाख आपका दे रखा है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, उसे कर देंगे 1 माइनस जो आपकी टैक्स रेट है, राइट। तो टैक्स रेट 50% थी, तो यानी कि 1 लाख अपॉन 50 कर देंगे, तो 0.50 करने पर आपका कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे। क्लियर है आपको, तो 2 लाख लिखने के बाद अब हमारा EBT निकलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, वो कितना आएगा 4 लाख में से 2 लाख माइनस करने के बाद 2 लाख। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में नॉर्मल एक सिचुएशन दे रखी है और हमें पूछ रहा है कि आपको वित्तीय उत्तोलक निकालना है इसमें, क्लियर है, तो वित्तीय उत्तोलक निकालने के लिए अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है यहाँ पे, क्लियर, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस डिविडेंड को, जो कि टैक्स देने के बाद लेस होता है, हमेशा डिविडेंड जो होता है वो टैक्स के बाद कम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें डिविडेंड को लेस करना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, आफ्टर ग्रोसिंग करके ही हम इसको यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे, 1 लाख अपॉन 0.50, तो उससे वो कितना हो जाएगा, 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, और उसे हम यहाँ पे माइनस करेंगे, देन कम्स टू 2 लाख, ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना दे रखा था क्वेश्चन में 5 लाख, और EBT कितना दे रखा था, जो आंसर आया है 2 लाख, तो अपॉन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.5। क्लियर है आपको, तो ये आंसर कितना है 2.5। करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें 1 लाख इक्विटी शेयर लिए हैं, रेट है आपकी 10 की, और यह है 10 लाख अमाउंट। उसके साथ प्रेफरेंस शेयर लिए हैं 20,000 के हैं, 10% की रेट से 20 लाख। उसी तरह से 20,000 इशू किए हमने 10% की रेट से डिबेंचर, 100 की रेट से आपके 20 लाख यानी कि 20 लाख। EBIT 10 लाख है और टैक्स रेट है 50%, और EPS हमें कैलकुलेट करना है। एक EBIT आपका 10 लाख है और दूसरा दे रखा है EBIT जब आपका 14 लाख से हो जाए। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ EPS। ध्यान रखिएगा, जब आपको EPS की कैलकुलेशन करनी हो और जब आपको क्वेश्चन में 2 EBIT दे रखा हो, तो हम प्रेफरेंस शेयर को उसका कह सकते हैं ग्रॉसअपिंग नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको उसको कह सकते हैं कि टैक्स से आपको उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। करते हैं इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ऑफ EPS। सबसे पहला हमने EBIT, क्योंकि जो आपका फिनेंशियल लिवरेज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, EBIT से। एक सिचुएशन 10 लाख की है और एक 14 लाख की। उसके साथ में हम इसमें से सबसे पहले लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है आपको, जो डिबेंचर हैं वो दे रखे हैं 20 लाख और 10% की रेट दे रखी है, तो 20 लाख पे जब आप 10% से लगाओगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख, और यहाँ पे भी 2 लाख, यानी कि 2 लाख के जो ब्याज है उसको लेस करेंगे। तो इसको लेस करने के बाद आ गया 8 लाख और 12 लाख, तो ये होगा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद हम टैक्स लेस करेंगे, इनकम टैक्स है आपका 50% दे रखा है क्वेश्चन में, 8 लाख पे 50% लगाओगे आ जाएंगे 4 लाख, और 12 लाख पे जब 50% लगाओगे तो आ जाएगा 6 लाख। लेस करने के बाद में हमारा EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 4 लाख और 6 लाख। अब हम लेस करेंगे यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड को। प्रेफरेंस डिविडेंड को हमें यहाँ पे आफ्टर ग्रोसिंग अप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें EPS की कैलकुलेशन करनी है। आपको कब करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब आपको क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन में आपको वो कह रहे हैं कि इसकी फाइंड करनी है सिर्फ फिनेंशियल लिवरेज,
ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ध्यान रखना है, जब EBIT आपको 2 दे रखे हो और आपको EPS की कैलकुलेशन करनी हो, मेन आपको ध्यान रखना है जब अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन करनी हो तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड का जो डिविडेंड है वो सिंपल तरीके से ही लिखना है, जो है वही लिखेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने देखा 20 लाख थे और उस पर रेट कितनी है 10%, तो कितना हो जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख और 2 लाख जब माइनस हो जाएगा तब हमारा पास क्या आ जाएगा 2 लाख एंड 4 लाख। तो 2 लाख आया है जब 10 लाख हमारा EBIT है और 4 लाख कब आया जब 14 लाख EBIT है। ये जो आया है वो क्या है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो 2 लाख है ये 2 लाख किसके लिए बचे हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, यानी कि समता अंशधारियों की आय है। अब देखिए EPS कैसे निकालते हैं। EPS का फॉर्मूला होता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। EPS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। जो अर्निंग आया ना उसको ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर लिखना है ना कि अमाउंट, ठीक है। तो नंबर जितने हैं वो लिखना है। तो देखिए फर्स्ट का कितना अर्निंग आया है इक्विटी शेयर होल्डर का 2 लाख और हमारा यहाँ पे इक्विटी शेयर का कितना दे रखा है 1 लाख, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 1 लाख। अगर यहाँ पे 10,000 होता तो 10,000 डिवाइड कर दे, लेकिन यहाँ पे कितना है 1 लाख। तो 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो ये आ जाएगा 2। तो ये 2 किसका आया जब आपके पास EBIT 10 लाख का हो। उसी तरह से सेकंड का निकालेंगे। सेकंड का अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आया है 4 लाख और इसका भी हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो कितना है 1 लाख। तो 4 लाख अपॉन 1 लाख, ये कितना आ गया 4। क्लियर है आपको। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। क्लियर है, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज क्या फॉर्मूला का परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में भी समझा था उसी तरह से निकालना है जिस तरह से हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में निकाला था। अब देखिए 10 लाख यहाँ पे आपका EBIT था, कितने से बढ़ गया 14 लाख से। क्लियर है, कितने से बढ़ा है 4 लाख से। तो यहाँ पे 10 लाख था और अब कितना इंक्रीज हुआ वो अमाउंट देखनी है, कितनी इंक्रीज हुई है 4 लाख। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख, कितने से इंक्रीज हुआ है वो आपको देखना है। और जो फर्स्ट EBIT है कितना दे रखा है 10 लाख, इसे डिवाइड करोगे इसे निकालोगे तो आपका 0.4 आएगा, उसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आ जाएगा 14%। ध्यान रखना इसे बाद में जब डिवाइड करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसीलिए 40% आएगा। क्लियर है, कहाँ से आया कि देखना है कि EBIT कितना था 10 लाख था, इंक्रीज कितना हुआ कि भैया इंक्रीज हुआ है 4 लाख, 4 लाख से ये बढ़ा है तो 4 लाख ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है जो प्राइमरी अमाउंट है आपकी EBIT की कितना है 10 लाख, तो 10 लाख यहाँ लिखेंगे। तो इसका जो आएगा डिवाइड करने के बाद में 0.4 समथिंग आएगा, तो उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14%। क्लियर है, तो 14% से यहाँ से बड़ा है इसीलिए 14% क्या होंगे प्लस के। ये चीज़ आपको मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज में भी समझाया था, प्लस कब होगा क्योंकि बड़ा है। सपोज दैट यहाँ पे 10 लाख है और हमारा EBIT है वो 6 लाख हो जाता, तो बताइए क्या होता, कितने से कम हुआ देखना है। 10 लाख थे लेकिन अब EBIT कितना हो गया 6 लाख हो गया, तो यानी कि 4 लाख से हमारा EBIT कम हुआ था, राइट। EBIT 4 लाख से कम हुआ और पहले कितनी अमाउंट थी 10 लाख की, तो 10 लाख इसे नीचे लिखना है और इसे करोगे तो आएगा 0.4 और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आएगा 14%। बट इट्स अ माइनस। माइनस क्यों आएंगे क्योंकि 4 लाख से कम हुए हैं, कंपैरिजन करना है, ठीक है। फर्स्ट वाली अमाउंट को सेकंड से, अगर सेकंड नहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट दे रखी है तो फर्स्ट का हम फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फिर थर्ड से करेंगे, फिर फोर्थ से। तो जितना क्वेश्चन में दे रखा है उसका कंपैरिजन करना है प्राइमरी अमाउंट से, जो पहले वाली EBIT है उससे उससे कंपैरिजन करना है। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि EBIT का परसेंटेज कैसे आया, ठीक है। उसी तरह से EPS का निकालते हैं। अब EPS यहाँ पे 10 लाख का कितना आया है 2 आया है, 10 लाख का मैंने यहाँ पे कितना निकाला है 2, और यहाँ पे जो EBIT आया है वो जब 14 लाख था तब कितना आया था 4 आया है। तो सिंपल है, कितने से बढ़ गया आपका EPS, 2 था 4 हो गया, डबल हो गया, बिल्कुल 2 से बढ़ गया है तो 2 ऊपर आ जाएगा 2, और पहले कितना था
2। देखिए कितने से बढ़ा है, 2 था 4 हो गया, ठीक है। कितने से बढ़ा है, डिफरेंस कितना है 2 का, और नीचे कितना आएगा जो पहले वाला है 2, तो आप हम लिख देंगे 2 और इसे काटने पर आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये कितना आएगा 100%। तो बस फॉर्मूले में लिख दीजिए ईपीएस कितना आया 100%, प्लस वाला आएगा क्योंकि बड़ा है, कम होता तो -100 आता। क्लियर है। ईबीआईटी प्लस 40 है, क्यों 40 आया, प्लस वाला क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा है, कम होता तो हम माइनस वाला 40 लिखते। तो बस फॉर्मूले में लिख दीजिए 100/40, तो ये आ जाएगा 2.5। और ये फेवरेबल क्यों है, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, ईबीआईटी भी बड़ा है और ईपीएस भी बड़ा है, तो ये 2.5। ये 2.5 क्या है, ये कह रहा है कि भैया अगर आपने 1% ईबीआईटी में अगर चेंज करोगे, 1% ईबीआईटी अगर आपका बदलेगा, तो जो ईपीएस है वो आपका 2.5 टाइम्स बढ़ेगा, यानी कि 2.5 गुना बढ़ेगा। 1 गुना अगर ईबीआईटी में परिवर्तन होता है तो आपका ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है वो आपका 2.5 गुना बढ़ेगा, तो ये कह रहा है। और ये फेवरेबल अनफेवरेबल आपको लिखना है। फेवरेबल कब लिखना है, जब वो बढ़ता है, और अनफेवरेबल कब होगा, जब वो कम होता है कंपैरिजन करके। ठीक है, तो ये था हमारा फिनेंशियल लिवरेज। ठीक है, फिनेंशियल लिवरेज में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल फिनेंशियल लिवरेज में हम कौन सी कैपिटल को यूज़ करना मानेंगे जब फिनेंशियल लिवरेज होगा, फिक्स कॉस्ट कैपिटल को। सेकंड है कि फिनेंशियल लिवरेज किसके रिलेशंस को बताता है, ईबीआईटी एंड ईपीएस के रिलेशन को बताता है। साथ ही ये फिनेंशियल रिस्क से संबंधित है, वित्तीय जोखिम के बारे में ये है, क्योंकि अगर आपका अर्निंग कम है और आपको निश्चित दर से ब्याज और डिविडेंड देना है तो कंपनी को मुश्किल हो सकती है। तो ये था हमारा फिनेंशियल लिवरेज। आई होप आपको ये फिनेंशियल लिवरेज समझ में आया होगा।